नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और सबकी अच्छे से तैयारी चल रही होगी यूपी जीके की। ठीक है, यूपीपी की सबकी अच्छे से तैयारी चल रही होगी। इसी के चलते हुए हमने आज सोचा कि यूपीपी की जो है तैयारी कराने के लिए यूपी जीके क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो स्टेट जीके, जो भी आप स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, उसके लिए स्टेट जीके की बहुत ज़्यादा अनिवार्यता होती है। ठीक है, तो हमारे ये दो पार्ट होंगे यूपी जीके के लिए, एक करंट का और एक स्टैटिक जो है सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो दो पार्ट में होंगे। आज से 2-2.5 घंटे की क्लास होगी, तो आपको जो है इसको कवर करना है। साथ में वीडियो देखते देखते जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और जो आपको लगे लिखते रहो। लिखने से क्या होता है कि कोई भी चीज़ है तो जल्दी याद हो जाती है। ठीक है, 2-2.5 घंटे आप हमारे साथ में बैठेंगे। 2-2.5 घंटे के साथ में आपकी ज़बान पे यूपी जीके होगी। यहाँ से अगर आप ये वीडियो 1 से 2 बार 3 बार देख लेते हो तो यूपीपी के अंदर ये दावा है कि आपको 4 से 5 नंबर का जरूर इजाफा होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग यूपी जीके की क्लास। सबसे पहले उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक क्लास है। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लास है। और उत्तर प्रदेश के बारे में, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हो तो अगर आप पढ़ते हो, चाहे आपकी तैयारी हो रही हो और चाहे ना हो रही हो, ठीक है, फिर भी उत्तर प्रदेश के बारे में, अपने स्टेट के बारे में जानना अनिवार्य है। ठीक है, आपको जानना ही चाहिए। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र, सबसे बड़ा और क्षेत्रफल के आधार पर चौथा राज्य। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? चौथा स्थान है, सबसे बड़ा राज्य। ठीक है, भारत में ब्रिटिश राज के समय अप्रैल 1937 में उत्तर प्रदेश का गठन संयुक्त प्रांत के नाम से किया गया था। किस प्रांत से? 1937 में उत्तर प्रदेश को क्या बोला जाता था? संयुक्त प्रांत। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस तथा, और आगे चलकर 24 जनवरी 1950 को इसका नाम संयुक्त प्रांत से बदल कर क्या रख दिया गया? उत्तर प्रदेश कर दिया गया। वर्ष 1858 तक इसकी राजधानी आगरा, यानी 1800 कहाँ से? 1858 से, यानी 1836 से और 1858 तक इसकी राजधानी क्या थी? तो आगरा थी। ठीक है, 1858 में क्या हुआ? 1857 में क्या हुआ कि यहाँ पे जो 1857 की क्रांति हुई तो इलाहाबाद को अंग्रेजों ने क्या बना लिया? एक मुख्य केंद्र बना लिया। ठीक है, 1858 से 1921 तक, 1858 से 1921 तक इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, 1921 में जो है इसको आंशिक रूप से 1858 से 1921 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या रही? इलाहाबाद। कौन से रूप से? आंशिक रूप से। ठीक है, 1921 में लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाया गया। 1921 में किसको बनाया गया? लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाया गया। 1921 में उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विधान परिषद का 1921 में उत्तर प्रदेश में गठन किया गया। विधानसभा का पहली बार गठन वर्ष 1937 में किया गया। ठीक है, और विधान परिषद के प्रथम सभापति श्री चंद्रभाल थे। कौन थे? श्री चंद्रभाल। ठीक है, विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। कौन था? विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष आपको पता ही होना चाहिए कौन है? पुरुषोत्तम दास टंडन। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से एक भाग अलग हो गया। ठीक है, एक भाग कौन सा? जिसको हम लोग कहते थे उत्तरांचल। उत्तरांचल, ठीक है, उत्तरांचल का जो है एक भाग उत्तर प्रदेश से अलग हो गया। तो यहाँ के 13 जिले, कितने जिले? 13 जिले उत्तर प्रदेश से अलग करके एक अलग राज्य उत्तरांचल बनाया गया। 2007 में नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कब किया गया? आपका जवाब क्या होगा? 2007। ठीक है, उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कब किया गया? आपका जवाब क्या होगा? 2007। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एनसीआर। क्या कहते हैं? एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, एनसीआर का कभी कभी क्या होता है कि फुल फॉर्म ही पूछ लेता है कि एनसीआर का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कैपिटल रीजन। उत्तर प्रदेश के 8 जिले देश में सर्वाधिक सम्मिलित। ठीक है, ये हैं जिले: मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय हैदराबाद में और खंडपीठ लखनऊ में स्थित है।
उच्च न्यायालय कहाँ है? इलाहाबाद में। और उसकी खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में। चलिए देखते हैं इतनी चीजें आपको याद हुई कि नहीं याद हुई। ठीक है, अब हम लोग साथ साथ याद करते जाएंगे, रिवीजन करते हुए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, आगरा राजधानी कब तक रही? उत्तर प्रदेश की आगरा राजधानी कब तक रही? आंसर क्या होगा? 1836 से 1858 तक। ठीक है, दूसरा, इलाहाबाद राजधानी कब से कब तक रही? तो 1858 से 1921 तक। ठीक है, लखनऊ आंशिक रूप से कब से रही? तो तीसरा क्वेश्चन क्या होगा? लखनऊ जो है, लखनऊ आंशिक रूप से कब तक? 1921 से 1937 तक। और 1937 से 1947 तक। ये क्या रहा? 24 जनवरी 1950 तक। ठीक है, 1937 में इसको क्या बोला जाता था? तो संयुक्त प्रांत। क्या कहते थे? संयुक्त प्रांत। ठीक है, ठीक है, तो पूर्ण रूप से राजधानी क्या बनी? पूर्ण रूप से लखनऊ राजधानी कब बनी? लखनऊ राजधानी, ठीक है, कब बनी? तो कहोगे 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, इतनी चीजें सबको याद हो गई। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं वापस से। इतनी चीजें याद हो गई। ठीक है, यहां तक चीजें अगर याद हो गई हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, खंडपीठ कहाँ है इसकी? तो कहोगे लखनऊ में। ठीक है, आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतीक कौन सा है। ठीक है, कौन कौन से प्रतीक हैं उत्तर प्रदेश राज्य के? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कौन है? एक वृत्त में दो मछलियां, एक वृत्त में दो मछलियां तथा एक तीर और धनुष। ठीक है, क्या है? एक तीर और धनुष। तीर किसका? भगवान राम का तीर और धनुष। ठीक है, राजकीय चिन्ह को 1938 में स्वीकृत किया गया। ये क्वेश्चन बन सकता है कि राजकीय चिन्ह को कब स्वीकृत किया गया? तो 1938 में। अभी हम वापस से आपसे पूछेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से याद रखना। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो कहोगे अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक है। ठीक है, राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश। पलाश को और क्या कहते हैं? तो कहते हैं जंगल की आग। क्या कहते हैं? जंगल की आग। ठीक है, राजकीय पशु क्या है? तो बारहसिंगा। कौन सा है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी सारस या क्रोंच। सारस या क्रोंच। राजकीय भाषा कौन सी है? तो हिंदी 1947 से, और द्वितीय राजभाषा उर्दू 1989 से। राजकीय खेल कौन सा है? तो कहोगे हॉकी। राजकीय खेल कौन सा है? हॉकी। इतनी चीजें याद हो गई। ठीक है, राजकीय, चलो एक बार फिर से इसको याद करते हैं। क्या दिक्कत है भाई? उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह फटाफट इनको रिवाइज कर लेते हैं। पशु कौन सा है? पशु कौन सा है? ठीक है, कौन सा पशु है? बारहसिंगा। बारहसिंगा। राजकीय चिन्ह कौन सा है? चिन्ह कौन सा है? ठीक है, राजकीय चिन्ह कौन सा है? तो कहोगे राजकीय चिन्ह जो है, एक जो है वृत्त में दो मछलियां, एक तीर, दो तीर और धनुष। ठीक है, कब लिया गया ये? तो कहोगे 1938 में। राजकीय चिन्ह को उत्तर प्रदेश में कब अपनाया गया? 1938 में। ठीक है, वृक्ष कौन सा है? वृक्ष कौन सा है? तो कहोगे अशोक का। वृक्ष कौन सा है? अशोक का। ठीक है, पुष्प कौन सा है? पुष्प कौन सा है? तो कहोगे पलाश। पक्षी कौन सा है? पक्षी कौन सा है? तो पक्षी जो है, कौन सा पक्षी है? तो सारस।
कौन सा पक्षी है? सारस। ठीक है, पक्षी कौन सा है? तो सारस है। ठीक है, पक्षी कौन सा है? सारस। पक्षी कौन सा है? सारस है। ठीक है, इतनी चीजें याद हो गई। चलो आगे चलते हैं, एक एक चीज याद करते चलेंगे। ठीक है, यही क्लास में ही, हम क्लास में ही सारी चीजें याद करेंगे, बाहर कुछ भी नहीं। एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे तो फिर से ये रिवाइज हो जाएगा और हमारा जो है ये हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, यहां तक हो गया। राज की खेल हॉकी। हिंदी को कब अपनाया गया? 1947 में, और उर्दू को 1989 में। राजनीतिक प्रशासन। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 404। हालांकि 404 नहीं है, 403। कितनी है? 403, जिसमें से एक एंग्लो इंडियन का जो है पद समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 403 निर्वाचित सदस्य और एक एंग्लो इंडियन सदस्य राज्यपाल जो है करते हैं। एंग्लो इंडियन का कोई भी जो है शिक्षा हो गया, साहित्य हो गया, खेल से, इनको राज्यपाल चुनते थे। ठीक है, तो अब ये नहीं, द्वारा मनोनीत किया जाता था। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 100। ठीक है, अगर हम कहें विधानसभा में सदस्य कितने हैं तो आपका आंसर क्या होगा? 403। और विधान परिषद में कितने सदस्य हैं तो जवाब क्या होगा? 100। लोकसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं तो आपका आंसर क्या होगा? जवाब क्या होगा? 80। और राज्यसभा में कितनी है? 31। ठीक है, विधान परिषद में कितनी है? 100। विधानसभा में कितनी है? 403। लोकसभा में कितनी है? 80। राज्यसभा में कितनी है? 31। ठीक है, सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला कौन सा जिला है तो कहोगे प्रयागराज। कितनी सीटें हैं? 12 सीटें। सर्वाधिक कितनी? 12 सीटें हैं प्रयागराज, जिसको हम क्या कहते हैं? इलाहाबाद। क्या कहते हैं? इलाहाबाद। ठीक है, रिवाइज कर लिया जाए इतना, एक थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, तो याद होता रहेगा। चलिए, विधानसभा में कितनी है? विधानसभा में कितनी सीटें हैं तो कहोगे विधानसभा में 403। अब विधान परिषद में कितनी है? विधान परिषद में कितनी है? विधान परिषद में कितनी है तो विधान परिषद में कितनी है? 100। ठीक है, लोकसभा में कितनी है? लोकसभा में कितनी सीटें हैं? लोकसभा में कितनी सीटें हैं तो आपका जवाब क्या होगा? 80। अच्छा, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? राज्यसभा में कितनी सीटें हैं तो राज्यसभा में 31 सीटें हैं। ठीक है, सर्वाधिक सीटों वाला जिला कौन सा है? 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 सीटों वाला जिला कौन सा है? इलाहाबाद। कौन सा है? इलाहाबाद। इलाहाबाद, जिसको हम अभी क्या कहते हैं? प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज। कितनी सीटें हैं यहां से तो आंसर क्या होगा? जवाब क्या होगा? 12 सीटें। क्लियर है इतना? ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, इतना अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, हर चीज यही याद करना है। उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हो सकते हैं? इतना ठीक। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण तथ्य। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? गोविंद वल्लभ पंत। कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत, जो कि कहां के निवासी थे? तो ये उत्तराखंड के निवासी थे। कहां के? उत्तराखंड। और इन्हीं के नाम पे क्या हुआ है जो है, एक जो है उत्तर प्रदेश में एक जो है झील खुदवाई गई है, जिसको गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से जानते हैं, सोनभद्र के अंदर। ठीक है, अच्छा, देश की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर कौन चुनी गई तो सुचेता कृपलानी। कौन चुनी गई? सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर 1963 से 1967 तक रही। कब से कब तक? 1963 से 1967 तक। पहले पुरुष में कौन है? गोविंद वल्लभ पंत। और दूसरी जो है मुख्यमंत्री पद पर महिला कौन है तो कहोगे सुचेता कृपलानी। ठीक है, देश की पहली महिला राज्यपाल के तौर पर सरोजनी नायडू को चुना गया। किसको चुना गया? सरोजनी नायडू को। कब से कब तक? 1947 से 1949 तक। कोई बताएगा सरोजनी नायडू ने कांग्रेस अधिवेशन में कब अध्यक्षता की थी तो आपका जवाब क्या होगा? 1925 में। कहां पे किया था तो ये कानपुर में। ठीक है, कानपुर अधिवेशन से जो है ये अध्यक्ष चुनी गई थी 1925 में।
गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था। ठीक है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पद पर कार्य करती रही, कब से कब तक? 1947 से 1949 तक। क्लियर है इतना? ठीक है। चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये दो लोग जो थे उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री तो चुने ही गए, इसके साथ देश के जो है प्रधानमंत्री के पद पर भी इन्होंने काम किया। ठीक है, चौधरी चरण सिंह। ठीक है। अच्छा, आगे कौन है? तो कहोगे नारायण दत्त तिवारी एकमात्र ऐसे राजनेता रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। ठीक है। अब ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ऐसा कौन सा जो है नेता रहा है जो उत्तर प्रदेश में भी रहा हो मुख्यमंत्री और उत्तराखंड में। तो क्या आएगा जवाब हमारा? नारायण दत्त। कौन आएंगे? नारायण दत्त। ठीक है। अच्छा, आगे क्या है? विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष बनारसी दास एवं श्रीपति मिश्रा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भी बन चुके हैं और ये क्या रह चुके हैं? मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। प्रदेश में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री मायावती जो है कितने बार? 4 बार। 4 बार तो अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है कि 4 बार कोई महिला जो है लगातार नहीं, फिर भी 4 बार मुख्यमंत्री रही। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष आत्माराम गोविंद, ठीक है, खरे एवं केसरी नाथ त्रिपाठी, 3 बार ये लोग रहे। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल जो है 10 बार, ये क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो अब तक जो है 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। पहली बार राज्य में राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 को, ठीक है, 25 फरवरी 1968 से 1969 तक। राष्ट्रपति शासन जो है किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो ये बताओगे कोई लोग, अनुच्छेद कौन सा है जिसके तहत भारत में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो आप कहोगे अनुच्छेद 356। कौन सा? अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 356। अच्छा, 352 के तहत, 352 के तहत और 360 के तहत भी बताना है कौन कौन से अनुच्छेद हैं और इनसे संबंधित जो है क्या प्रावधान है, कमेंट करके बताना। ठीक है। उत्तर प्रदेश प्रशासनिक इकाइयां कौन कौन सी? कितने जिले हैं, कितने मंडल हैं, कितनी जो है शहर है? जिलों की संख्या कितनी है? तो जिले हैं 75। कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। किसी प्रदेश में ही 75 जिले होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। मंडलों की संख्या कितनी है? 18। 18वां मंडल। क्वेश्चन क्या बनता है कि सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है? तो जवाब आपका क्या होगा? अलीगढ़। सबसे नया मंडल कौन सा है? अलीगढ़। ठीक है। आगरा, आजमगढ़, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, चित्रकूट, झांसी, देवीपाटन, अयोध्या, बस्ती, बरेली, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी और सहारनपुर। ठीक है। अब इनमें से क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि आप कहोगे कि यह सारे याद करने हैं? तो सारे याद करने, देखो याद तो सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन इनमें क्वेश्चन कैसे एग्जामिनर देता है कि इनमें से कौन सा मंडल नहीं। मान लो इनमें से 4-5 दे दिए, 3 ऑप्शन तो उठा के मंडल वाले दे दिए, एक पूछ लिए बताओ भाई इनमें से जो है लखीमपुर खीरी मंडल है, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो ये आपको पता ही होना चाहिए, कानपुर और लखनऊ। ठीक है, कौन सा है सबसे बड़ा मंडल? कौन सा है? कानपुर और लखनऊ। ठीक है, सबसे बड़ा मंडल। सबसे छोटा मंडल कौन सा है? तो सहारनपुर। अभी 3 चीजें हमें याद रखनी है। सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा है? तो जवाब क्या होगा आपका? कानपुर और लखनऊ। कानपुर व लखनऊ। ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? तो कहोगे छोटा है सहारनपुर। नया कौन सा है? सबसे नया, नवीन कौन सा है? तो जवाब क्या होगा? अलीगढ़। कौन सा है? अलीगढ़। ठीक है। ग्राम पंचायतें कितनी हैं? तो 59,073 ग्राम पंचायतें हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? 59,073। नगर पंचायत कितनी हैं? तो 438। ठीक है। इसके साथ एक चीज और बताना कि ग्राम पंचायतों से संबंधित जो है कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद है और कौन सी अनुसूची है। पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद और अनुसूची, अनुच्छेद भी बताना है और अनुसूची बताना है।
ठीक है, जल्दी बताओ। नगर पालिका परिषद कितनी है? 193। नगर निगम कितने हैं? तो कहोगे नगर निगम जो हैं वो 17 है। मंडल कितने हैं? 18। लेकिन नगर निगम कितने हैं? तो 17 हैं। ठीक है, नगर निगम कितने हैं? तो 17 है। नगर एवं नगर समूहों की संख्या कितनी है? तो 915। नगर एवं नगर समूहों की संख्या टोटल कितनी है उत्तर प्रदेश में? 915। ठीक है, तो अनुच्छेद कौन सा है ग्राम पंचायतों से संबंधित? तो आपका जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 40। और यहाँ पे अनुसूची की बात की जाए तो अनुसूची कौन सी है? तो 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायतों से संबंधित है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश भौगोलिक संरचना। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना। भौगोलिक संरचना मतलब भू आकृति कहाँ से कहाँ तक, इसका क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, कौन कौन से जिले किस राज्य से लगते हैं, कितने जिले जो है बाहर की आकृति को टच करते हैं, किसी देश से कोई लग रहा है, किसी स्टेट से कोई लग रहा है, ये सब चीज़ें। ठीक है, विश्व मानचित्र पर उत्तर प्रदेश की अवस्थिति कितनी है? 23 डिग्री 52 मिनट। कितनी है? 23 डिग्री 52 मिनट अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 24 मिनट तक। ठीक है, अक्षांश। और 77 डिग्री 5 डिग्री से लेकर, अच्छा ये कहाँ से कहाँ तक है? कहाँ से कहाँ तक है? तो थोड़ा सा यहाँ पे मैप देखना। ठीक है, 23 डिग्री 52 मिनट थे कहाँ से कहाँ तक? 30 डिग्री 24 मिनट। तो कहोगे नीचे की तरफ 23 डिग्री 52 मिनट, 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर और ऊपर की तरफ कितना है? तो कहोगे 30 डिग्री 24 मिनट तक। ठीक है, ये कौन सी हो गई? तो ये चौड़ाई हो गई। और लंबाई कितनी है? तो 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट तक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक है, तो इनके बीच अगर हम निकाल लें दूरी कितनी हो जाएगी? तो ये जो दूरी है ये कितनी हो जाएगी? तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? 650 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 650 किलोमीटर। और ये जो दूरी हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी? 240 किलोमीटर। ये दूरी कितनी हो जाएगी? तो कहोगे 650 किलोमीटर। 650 किलोमीटर कौन सी? ये दूरी। और ये दूरी कितनी हो जाएगी? तो 240 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इतने देशांतर के बीच राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 650। और उत्तर से दक्षिण कितनी है? 240 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो 24,928। 24,928 ये तो सबको पता ही होगा। ठीक है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना है? 7.33%। अभी नहीं पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, अब पूछता है कि कितने प्रतिशत है। तो आपका जवाब क्या होगा? 7.33% जो है भारत के कुल भारत के क्षेत्रफल का है। कौन सा? उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के अनुसार राजस्थान सबसे पहले कौन सा आता है? राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बाद में कौन सा आता है? चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश। क्लियर है इतना? ठीक है, आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली। उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र। अगर ये पूरब की बात की जाए तो इधर कौन है? तो इधर है शामली। पश्चिम की तरफ कौन सा है? शामली। ऊपर की तरफ देखा जाए तो सहारनपुर। नीचे की तरफ कौन सा है? तो नीचे की तरफ सोनभद्र। ठीक है, और इधर कौन सा है? तो बलिया। पश्चिम पूर्वी कौन सा है? बलिया। ठीक है, ये चार चीजें याद रखना, कोई भी पूछ सकता है। तो ऐसे याद रख लेना, SSSB, SSSB। ठीक है, SSB याद रखते हो ना, तैयारी करते हो SSB। तो SSSB, S से मतलब शामली, S से सहारनपुर, S से सोनभद्र और इधर कौन सा हो जाएगा? बलिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले क्रमशः। सबसे पहले कौन सा आता है? लखीमपुर खीरी। दूसरा कौन सा है? सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर। ठीक है, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर। राज्य के सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिले कौन कौन से हैं? सबसे पहले हापुड़, गाजियाबाद, भदोही और शामली।
हापुड़, गाजियाबाद, भदोही और शामली। उत्तर प्रदेश एकमात्र देश नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ साझा करता है, जो अपने देश के अलावा किसी और देश के साथ भी साझा करता है, सीमा अपनी बनाता है। राज्य के 7 जिले नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो जवाब क्या होगा आपका? 7 जिले। पूर्व से पश्चिम की तरफ कौन कौन से? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच। कौन कौन से? तो हम कहेंगे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत। कैसे याद रखेंगे? महाराज कौन थे? तो सिद्धार्थ, बाद में क्या बन गए? साधु। ठीक है, अब महाराज हैं तो उनके पास बल तो रहेगी। सबसे ज्यादा उन्होंने जो है कहाँ अपने संदेश दिए? तो श्रावस्ती में। ठीक है, सारी चीजें नहीं जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और संदेश कौन नहीं सुनता था? जो बहरे लोग होते थे, बहराइच। ठीक है, और लखीमपुर खीरी और पीलीभीत याद रखना। ठीक है, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत तो लगते ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो उत्तर प्रदेश की जो है बाउंड्री कहां से कहां तक है वो देखना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बाउंड्री। ये रहा सहारनपुर। कौन सा जिला है कहोगे? ये सहारनपुर। किससे लगता है? तो इधर ये हिमाचल प्रदेश से लगता है, HP, हिमाचल प्रदेश से। ये वाली जो बाउंड्री है ये किससे लगती है? तो ये वाली बाउंड्री यहां से देखो, ये लगती है उत्तराखंड से। किससे लगती है? उत्तराखंड से। ठीक है, देख नहीं रहे होगा तो हम थोड़ा सा इसको और ज्यादा लिख देते हैं। ठीक है, यहां से देखो ये बाउंड्री किसकी लगती है? तो ये बाउंड्री लगती है नेपाल की। किसकी लगती है? नेपाल की। ये पूरा नेपाल है। तो नेपाल से कौन सा? पीलीभीत, लखीमपुर, ठीक है, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ठीक है, ये 7 जिले लगते हैं। अगर आप इधर से देखोगे तो ये वाली जो सीमा रेखा लगती है तो ये किसके साथ लगती है? हरियाणा के साथ। ठीक है, किसके साथ लगती है? हरियाणा के साथ। फिर इधर थोड़ा सा हिस्सा देखोगे तो ये हिस्सा लगता है दिल्ली के साथ। किसके साथ लगता है? दिल्ली के साथ, यहां पे। ठीक है, उसके बाद इधर आओगे तो थोड़ा सा हिस्सा फिर से हरियाणा के साथ लगता है, और इस साइड में ये लगता है मथुरा और आगरा, 2 जिले लगते हैं राजस्थान के साथ। ठीक है, फिर किसके साथ लगता है? तो ये वाली बाउंड्री रेखा और यहां से यहां तक, यानी ये पूरी यहां से यहां तक, ये टोटल जिले जो लगते हैं ये किसके साथ लगते हैं? तो मध्य प्रदेश के साथ। तो सबसे ज्यादा जो है सीमा रेखा बनाता है किसके साथ बना रहा है? तो कहोगे मध्य प्रदेश के साथ। कौन कौन से जिले लगते हैं? तो मध्य प्रदेश के साथ अगर हम लिखते हैं फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, ठीक है, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। ठीक है, तो इतने जिले जो है किसके साथ सीमा साझा करते हैं? मध्य प्रदेश के साथ। बिहार के साथ इधर ये देखो, यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो ये एरिया जो है, ये इतना एरिया जो है ये छत्तीसगढ़ का है। किसका है? तो छत्तीसगढ़ का। ठीक है, और इधर हम थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पे, तो ये वाला जो एरिया लग रहा है ये किसके साथ लगता है? तो ये झारखंड के साथ लगता है। ठीक है, और इधर के जो है 7 जिले ये किसके साथ लगते हैं? तो ये जो है बिहार के साथ। और ये जो है हमारा कौन सा जिला है? तो कहोगे ये बलिया जिला है। कौन सा है? बलिया जिला है। तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो गया? बलिया हो गया। सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो गया? बलिया हो गया। सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो गया? तो ये सहारनपुर हो गया। कौन सा है? सहारनपुर। अगर हम सबसे पश्चिमी जिला देखें तो यहाँ पे मिलेगा शामली, और अगर सबसे दक्षिणी जिला देखें तो सोनभद्र। अब यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है? या तो आपसे पूछ लेगा जिला कौन सा किस साइड में है। ठीक है, एक चीज आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा जिला जो है किस राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। तो आपका जवाब क्या होगा? कि मध्य प्रदेश। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ मतलब कौन सा देश लगता है? तो जवाब क्या होगा? नेपाल। कितने जिले नेपाल के साथ साझा करते हैं? तो 7 जिले। अब उनमें से पूछ लेगा इनमें से कौन सा जिला नेपाल के साथ साझा नहीं करता है, तो इससे अच्छा है आप 7 के 7 याद रखें। ठीक है, कौन कौन से हैं? पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये 7 के 7 आपको याद रखना है।
तीसरा क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसको 4 स्टेटों ने घेर रखा है, मतलब जो है 4 जो है राज्य उनको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। तो इधर से देखो मध्य प्रदेश, ये इतना सोनभद्र को, ठीक है, इधर से छत्तीसगढ़, ठीक है, और इधर से कौन सा, तो झारखंड है, कौन सा है, झारखंड, और इधर से बिहार, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि इधर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार ने किसको घेर रखा है, तो सोनभद्र को। सोनभद्र जो उत्तर प्रदेश का मात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और दक्षिण का ये सबसे लास्ट वाला बिंदु है, ठीक है। तो सबसे दक्षिण का कौन सा जिला है, सोनभद्र, और सोनभद्र अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है, तो कहेंगे हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ में। क्लियर है इतना, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश 8 राज्य कौन कौन से, तो हिमाचल प्रदेश ऊपर की तरफ देखा, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, मतलब 8 राज्यों के साथ और एक केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। एक कौन सा, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से अपनी सीमा साझा करता है, तथा इनके अलावा एक अंतरराष्ट्रीय देश जो है नेपाल के साथ भी साझा करता है। सबसे अधिक 11 जिले मध्य प्रदेश के साथ में अपनी सीमा स्पर्श करते हैं, ठीक है। झांसी, इटावा, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, जालौन और आगरा। उत्तर प्रदेश से सटी सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश की और सबसे छोटी सीमा किसकी है, हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की सीमा किसके साथ लगती है, तो मात्र एक। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, अभी याद कराया था, सबसे उत्तरी जिला जो है वो है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का सहारनपुर, ठीक है, कौन सा है, सहारनपुर, ठीक है। उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करने वाले कितने जिले हैं, 7 जिले, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अच्छा बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और कौन सा है, पीलीभीत, ठीक है। अच्छा बिजनौर आ गया, तो बिजनौर से ध्यान रखना है, गंगा का प्रवेश उत्तर प्रदेश में कहां से होता है, तो कहां से होता है, बिजनौर से, ठीक है। उत्तर प्रदेश में गंगा का प्रवेश कहां से होता है, तो हमारा जवाब क्या होगा, बिजनौर, ठीक है। बिहार के साथ सीमा साझा करने वाले 7 जिले कौन कौन से हैं, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज, ठीक है। अच्छा ये महाराजगंज जो है ये किसके साथ और साझा करता है सीमा अपनी, तो महाराजगंज नेपाल के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। हरियाणा के साथ सीमा साझा करने वाले 6 जिले हैं, सहारनपुर, शामली, बागपत, ये 3 ऊपर की तरफ, फिर बीच में दिल्ली और फिर से 3 गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। दिल्ली के साथ सीमा साझा करने वाले कितने जिले हैं, तो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, कितने जिले हैं, 2। राजस्थान के साथ सीमा साझा करने वाले कितने जिले हैं, आगरा और मथुरा, यहां भी कितनी संख्या हो गई, 2, ठीक है। झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सीमा साझा करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है, सोनभद्र, ठीक है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार शामिल है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई क्या, एक बार इनको हम पूछ लिया जाए, रिवाइज करा दिया जाए, ठीक है। चलो बताओ उत्तरी जिला कौन सा है, तो हम थोड़ा सा मैप बनाते हैं, ठीक है। उत्तरी कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो हमारा जवाब क्या होगा, सहारनपुर, सहारनपुर। पश्चिमी जिला कौन सा है, तो पश्चिमी जिला कौन सा है, शामली, ठीक है। सबसे दक्षिणी कौन सा है, सोनभद्र। सबसे पूर्वी कौन सा है, तो कहोगे बलिया, कौन सा है, बलिया, ठीक है। नेपाल के साथ कितनी सीमा साझा करते हैं, नेपाल के साथ कितने जिले लगते हैं, 7। हिमाचल प्रदेश के साथ कितने लगते हैं, हिमाचल प्रदेश के साथ कितने जिले साझा करते हैं, तो कहोगे 1, कितने, 1, ठीक है। दूसरा है हरियाणा के साथ, HR लिख दे रहे हैं, हरियाणा के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं, 6, ठीक है। राजस्थान के साथ कितने साझा करते हैं, राजस्थान के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं, तो हमारा जवाब क्या होगा, 2, मथुरा और आगरा, ठीक है। अच्छा दिल्ली के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं,
तो कहोगे गाजियाबाद और नोएडा, ठीक है, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, तो कितने 2, ठीक है। राजस्थान हो गया, हरियाणा। मध्य प्रदेश के साथ कितने जिले साझा करते हैं सीमा अपनी, तो कहोगे मध्य प्रदेश के साथ हमारे 11 जिले सीमा साझा करते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के साथ, तो छत्तीसगढ़ के साथ में कितने जिले, 1। झारखंड के साथ में कितने जिले, झारखंड के साथ में कितने जिले सीमा साझा करते हैं, तो 1 जिला, ठीक है। अच्छा, फिर जो है बिहार के साथ, तो बिहार के साथ हमारा जवाब क्या होगा, 7 जिले। क्लियर है इतना, ठीक है, ये सब चीज याद है। कौन सा ऐसा जिला है जिसको जो है 4 राज्यों से घिरा हुआ है, तो हमारा जवाब क्या होगा, सोनभद्र। कौन सा है, सोनभद्र। यानी इधर से एमपी और फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़, यहाँ पे कौन सा, झारखंड, और इधर से कौन सा, बिहार, ठीक है। क्लियर है, आगे चलें, याद हो गया इतना, ठीक है। उत्तर प्रदेश भूभाग को 3 विभागों में, ठीक, 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के भूभाग को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो कहोगे 3 भागों में। पहला तराई का क्षेत्र, फिर मैदानी का क्षेत्र, और यमुना का मैदानी दोआब, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। देखो सबसे पहले अगर हमारा उत्तर प्रदेश ऐसे है तो ये कौन सा आएगा, तराई, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हिमालय पर्वत है, ठीक है, तो ये छिछला वाला है हिस्सा, ठीक है, तो ये कौन सा है, तराई। और तराई के बाद फिर क्या होगा, तो यहाँ पे मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, और मैदानी के बाद ये कौन सा है, तो पठारी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के भूभाग को हम कितने भागों में बांटेंगे, 1, 2 और 3, कितने, 3 भागों में बांटेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तराई क्षेत्र। अब भाबर क्षेत्र के समानांतर, समानांतर क्या मतलब होता है, एक ये रेखा और एक रेखा जब बराबर बराबर चलती हैं तो इसको हम भाबर क्षेत्र यानी समानांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। तो इसी को भाबर क्षेत्र के समानांतर रूप में विस्तृत समतल नम एवं दलदली मैदान को तराई क्षेत्र कहा जाता है। दलदली मैदान क्यों, कि भाबर क्षेत्र देखो क्या है, कंकड़ पत्थर वाला इलाका। भाबर क्षेत्र से जब डायरेक्ट नदियां जो है गिरती हैं तो कंकड़ों पत्थरों में, और कंकड़ पत्थर से जब पानी जो है, क्या है, बड़े बड़े पर्वत हो, नीचे पानी चलता रहता है, पानी तो छनेगा नहीं, वहां पे रुकेगा नहीं, तो वो छन छन के नीचे जाता रहता है, और जब मिट्टी पे आके गिरता है तो वहां पे दलदलापन हो जाता है ना, जैसे हमारा कीचड़ हो जाता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं तराई, ठीक है। दलदली मैदान को तराई क्षेत्र कहा जाता है। अगर भाबर का बात कहें तो सबसे उत्तरी जो है ये कौन सी एरिया है, तो भाबर का है, ठीक है, भाबरी क्षेत्र है, ठीक। तो यहाँ पे कंकड़ पत्थर से बना हुआ मैदान क्या कहेंगे, भाबर, और दलदल जो होगा कंकड़ पत्थर के ठीक नीचे वाला तो तराई। यह समस्त क्षेत्र उत्तर पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया तक विस्तृत है। यानी हमारा जो शिवालिक हिमालय है उसके नीचे नीचे वाला ये वाला हिस्सा कौन सा है, तो ये जो है तराई वाला क्षेत्र है, ठीक है। इस क्षेत्र में धान और गन्ने की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है, ठीक है, धान और गन्ने की कृषि, क्योंकि इनके लिए बहुत ज़्यादा जो है पानी की आवश्यकता होती है, और जहाँ पहाड़ रहेंगे पानी भी तो वहीं गिरेगा, ठीक है, वहाँ बारिश अच्छी होगी, और बारिश अच्छी होगी तो गन्ना और धान अच्छी फसलें होंगी यहाँ पे, ठीक है। फिर मैदानी क्षेत्र, उत्तर के भाबर तराई क्षेत्र और दक्षिण के पठारी क्षेत्र के मध्य में जो स्थित है, यानी ऊपर जो है ये कौन सा है, भाबर या तराई क्षेत्र, और इसके नीचे जो नीचे है ये कौन सा हो गया, तराई वाला, और ये कौन सा हो गया, पठारी वाला। तो बीच में कौन सा हो गया, ये वाला क्षेत्र जो है ये मैदानी क्षेत्र हो गया, ठीक है। अच्छा, दक्षिण के पठारी क्षेत्र के मध्य क्षेत्र को मैदानी क्षेत्र कहा गया। गंगा यमुना मैदानी दोआब कहा जाता है। गंगा मतलब ये अगर गंगा निकल के गई, ठीक है, और ये जो है यमुना, तो ये जो बीच वाला क्षेत्र है इसको ही दोआब कहा जाता है, और इसी क्षेत्र को मैदानी क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। दोआब 2 नदियों के बीच की वह भूमि जो है नदियों के द्वारा जो निर्मित हुई हो उसको दोआब कहते हैं, ठीक है। इसका निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियां यमुना, गोमती, रामगंगा, घाघरा, शारदा, ताप्ती, गंडक आदि द्वारा बहकर लाई गई कांप मिट्टी या कीचड़ एवं बालू से हुआ है, ठीक है। कांप मिट्टी, कीचड़ और बालू से हुआ है, किसका, मैदानी क्षेत्र का, ठीक है। आगे देखो, नदियों द्वारा निक्षेपित तलछट मिट्टी द्वारा
संरचना के आधार पर इस मैदान को दो उपभागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन सा? बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। इस क्षेत्र की भूमि ऊंची होती है, अतः नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। बांगर क्षेत्र की उर्वर क्षमता बहुत कम होती है, इसलिए कृषि के लिए यह उपयोगी नहीं होती है। ठीक है, तराई क्षेत्र, उसके बाद हमने देखा मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र दो भागों से मिलकर बना है। ठीक है, एक तो बांगर और दूसरा खादर। बांगर जो होता है कम खाद वाला क्षेत्र होता है और यहाँ पे फसल बहुत अच्छी नहीं होती है। खादर क्षेत्र, यह क्षेत्र नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाई गई। होता क्या है कि कभी कभी नदियों में क्या होता है, ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, तो ज़्यादा बाढ़ आने से क्या होता है, नदियों का फैलाव ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, मानो कि ये नदी बह रही है, अभी यहाँ नदी बह रही है, तो ये जो है ये साइड वाला जो है कौन सा भाग हो गया, तो ये खादर हो गया, क्योंकि यहाँ पे हर वर्ष क्या होता है, नई मिट्टी आ जाती है। और कहीं होता है कि कहीं तीसरे चौथे पांचवें साल क्या होता है कि नदी का भाव जो यहाँ क्षेत्र तक हो जाता है। ठीक है, और वो 3-4 साल पुराने जो हो जाता है, ये मिट्टी जो है पुरानी हो जाती है और इसको हम कहते हैं बांगर मिट्टी। ठीक है, तो ज़्यादा पैदावार मिट्टी जो होती है नदियों के किनारे वाले भाग में होती है। ठीक है, यहाँ नहीं मिट्टी होती। फिर कौन सा आता है? अच्छा, यह क्षेत्र नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाई गई मिट्टी को परतों के एकत्रित होने से बनता है। यह क्षेत्र अधिक उपजाऊ और कृषि के लिए उपयोगी होता है। फिर कौन सा है? दक्षिणी पठारी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के दक्षिण का पठारी क्षेत्र प्रायद्वीप भारत का ही उत्तरी विस्तार है। प्रायद्वीप भारत का उत्तरी विस्तार है। ठीक है, बुंदेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बुंदेलखंड के पठार। इसके अंतर्गत ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, मिर्जापुर, गंगा क्षेत्र का दक्षिण भाग व सोनभद्र के कुछ भाग सम्मिलित हैं। यह प्राचीन पठार नीस चट्टानों से, तो पूछा जाएगा जो उत्तर प्रदेश का पठारी भाग है किन चट्टानों से बना हुआ है, तो हमारा जवाब क्या होगा? नीस चट्टानों से निर्मित है। इसलिए इसे बुंदेलखंड का नीस भी कहा जाता है। बुंदेलखंड का क्या कहा जाता है? नीस भी कहा जाता है। क्लियर है इतना? ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? उत्तर प्रदेश का ज्ञात इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना है। कितना है? 4000 वर्ष पुराना। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारी सिंधु सभ्यता थी तब से उत्तर प्रदेश का वजूद है ना। तो मेरठ में जो हमें मिला था आलमगीरपुर, तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। जब आर्यों का भारत में प्रवेश हुआ, इस समय वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई और उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ। कहाँ हुआ जन्म? उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ। आर्यों का विस्तार सिंधु नदी और सतलज के मैदानी भागों से यमुना और गंगा के मैदानी क्षेत्र की ओर हुआ। उन्होंने दोआब, गंगा यमुना का मैदानी भाग और घाघरा नदी क्षेत्र को अपना घर बनाया। ठीक है, किसको? दोआब, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र और घाघरा नदी का क्षेत्र जो था, इसको अपना घर बनाया। कि इन्होंने? आर्य लोगों ने, वैदिक सभ्यता में आर्य लोगों ने। संसार के प्राचीनतम शहरों में एक माना जाने वाला वाराणसी शहर उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसका पता ही नहीं है कि इसकी स्थापना कितने वर्ष पुरानी हुई थी। मतलब संसार में, हम ये नहीं कहते कि उत्तर प्रदेश में, पूरे सोचो संसार में वाराणसी जो है बहुत ज्यादा पुराना है। उत्तर प्रदेश से आने वाले आक्रमकों को के मार्ग में पड़ने तथा दिल्ली और पटना के बीच उपजाऊ भूमि होने के कारण इसके इतिहास का उत्तर भारत के इतिहास में घनिष्ठ संबंध है। क्योंकि किसी को जाना है, अब दिल्ली से पटना तक जाना है, तो बीच में उत्तर प्रदेश पड़ता है। अब उत्तर प्रदेश में जाओगे तो इसका भैया कोई भी राजा आएगा तो यहाँ तो इसका संबंध होना ही होना है। ठीक है, प्राचीन काल में यह राज्य मध्य प्रदेश के नाम से विख्यात था, क्योंकि ये मध्य में था, इसलिए इसको क्या कहा जाता था? मध्य प्रदेश। ठीक है, तथा वैदिक काल में इसे ब्रह्म ऋषि देश कहा जाता था। यानी कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है कि गंगा यमुना दोआब को कौन सा क्षेत्र कहा जाता था, तो हम क्या कहेंगे? ब्रह्म ऋषि देश। इस दोआब को, यानी दो नदियों के बीच के जो ये रास्ता है, जो मैदान है, इसको हम क्या कहते थे? ब्रह्म ऋषि देश के नाम से जाना जाता था। या उत्तर प्रदेश का पुराना नाम कहीं दिख जाए आपको तो ब्रह्म ऋषि भी होगा। ठीक है, काल में उत्तर प्रदेश के कई महान ऋषि मुनियों ने, जैसे भरद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि, याज्ञवल्क्य आदि कर्म भूमि रही है। ठीक है, अच्छा
आगे देखते हैं। 6वीं शताब्दी में उत्तरी भारत के 16 महाजनपद, और 16 महाजनपदों को कहाँ बताया गया है, तो हम कहेंगे अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, और दूसरा कौन सा, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। ठीक है, ये कौन सा है, जैन, और ये कौन सा है, बौद्ध। इन ग्रंथों में कितने महाजनपद बताए गए हैं, 16 महाजनपद, और जिनमें से 16 में से 8 केवल, मतलब टोटल है 16। पूरा उस टाइम जो भारत देश था वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, और जिनमें से 8 महाजनपद जो है अकेले ये कहाँ थे, तो उत्तर प्रदेश में पड़ते थे। कौन कौन से पड़ते थे, तो यहाँ पे सबसे पहला कौन सा है, वत्स। ठीक है, और वत्स की राजधानी क्या थी, तो कौशाम्बी। ठीक है, वर्तमान क्षेत्र क्या है, तो वर्तमान क्षेत्र प्रयागराज, इलाहाबाद वाला। ठीक है, दूसरा कौन सा है, काशी। राजधानी कौन सी, वाराणसी। वर्तमान क्षेत्र वाराणसी ही है। कौशल, राजधानी जो थी श्रावस्ती, वर्तमान क्षेत्र फैजाबाद, अयोध्या वाला। ठीक है, कौन सा, अयोध्या। ठीक, मल्ल, राजधानी कुशीनारा, और क्षेत्र कौन सा है, देवरिया, बस्ती और गौरी। पांचाल, अहिछत एवं काम्पिल, वर्तमान क्षेत्र कौन सा है, तो बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर। ठीक है, ये क्षेत्र आता है। ठीक है, चेदी, राजधानी कौन सी, शक्तिमती। ठीक है, क्षेत्र कौन सा था, बुंदेलखंड। सूरसेन, राजधानी कौन थी, मथुरा। ठीक है, और क्षेत्र भी मथुरा ही। कुरु, इंद्रप्रस्थ, कुरु इंद्रप्रस्थ। ठीक है, और वर्तमान क्षेत्र कौन सा है, मेरठ, थानेश्वर, दिल्ली। मेरठ, थानेश्वर, दिल्ली, ये किसका क्षेत्र है, इंद्रप्रस्थ का, जहां पे कुरु वंश और पांडव वंश रहता था। हिंदू बौद्ध काल, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत से उत्तर प्रदेश का व्यवस्थित इतिहास आरंभ होता है, और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, वाराणसी में दिया के निकट, सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म की नींव रखी, जो ना केवल भारत में बल्कि चीन व जापान जैसे सुदूर देशों तक फैला है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म की जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई, तो वो जन्म जो हुआ बौद्ध धर्म का वो उत्तर प्रदेश से। 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण भी प्राप्त हुआ, यानी उत्तर प्रदेश में ही इनका जन्म भी हुआ, उत्तर प्रदेश में पहला उपदेश भी इन्होंने दिया, और उत्तर प्रदेश में अंतिम जो है इन्होंने अंतिम के दिन उत्तर प्रदेश में ही बिताए, और उत्तर प्रदेश में ही कहाँ, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। ठीक है, उत्तर प्रदेश पर शासन कर चुके महान शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय शामिल हैं। ठीक है, हर्षवर्धन ने कान्यकुब्ज, जिसको वर्तमान में कन्नौज के नाम से जानते हैं या महोदय श्री के नाम से जानते हैं, को अपनी राजधानी बनाया। कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर दक्षिण के राष्ट्रकूट, पश्चिमी भारत के गुर्जर और बंगाल के पाल कई वर्षों तक इन्होंने कौन सा, त्रिपक्षी संघर्ष, जिसके किसके नाम से विख्यात है, त्रिपक्षी संघर्ष। तो त्रिपक्षी संघर्ष किसके किसके मध्य हुआ, राष्ट्रकूट, गुर्जर और पाल वंश। ठीक है, त्रिपक्षी संघर्ष, काफी दिन तक इनके बीच में लड़ाई चलती रही। मुस्लिम काल, ये तो हिंदू काल हो गया। मुस्लिम काल में इस क्षेत्र में 1000 से 1030 ईस्वी तक मुसलमानों का आगमन हो चुका था, किंतु उत्तरी भारत में 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक के पश्चात मुस्लिम शासन स्थापित हुआ, जब मोहम्मद गौरी ने गढ़वालों, जिनका यहाँ शासन था, और अन्य प्रतिस्पर्धी वंशों को पराजित किया। इसके पश्चात लगभग 650 वर्षों तक अधिकांश भारत की तरह उत्तर प्रदेश पर भी पहले दिल्ली सल्तनत और फिर मुगल वंश, और उसके बाद जो है जिसका शासन रहा, जिसका केंद्र दिल्ली या उसके आसपास का क्षेत्र। 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली में बदलकर आगरा बनाई। क्या बनाई, आगरा। लेकिन आगरा की स्थापना कब होती है, तो 1504 ईस्वी में। आगरा की स्थापना कब होती है, 1504 में। किसने बसाया था आगरा को, तो सिकंदर लोदी ने। ठीक है, 1638 में शाहजहां द्वारा फिर से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने तक मुगल शासन के समय भी साम्राज्य की राजधानी रही। ठीक है, अच्छा, यहां पे देखो सल्तनत काल के शासकों ने भी राज किया।
मुगल काल के शासकों ने भी राज किया, बाद में अंग्रेज भी आए, तो उत्तर प्रदेश एक इतिहास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बिंदु बनता है। मुगल काल के दौरान अकबर ने आगरा के निकट 1569 में फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया और 1571 से 1585 तक मुगल काल की राजधानी भी रही। कौन? फतेहपुर सीकरी। शाहजहां के द्वारा आगरा में वास्तुकला की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण कराया गया। फिर आता है ब्रिटिश काल। ठीक है, लगभग 75 वर्ष की अवधि में वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्र का ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे अधिग्रहण किया। 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध पर पूर्ण रूप से अधिकार स्थापित कर लिया और 1877 में पश्चिमोत्तर प्रांत में मिला लिया। ठीक है, तो अवध पर जो है अंग्रेजों ने कब अधिकार किया? 1856 में। कब किया? 1856 में। ठीक है, और इस टाइम यहाँ पे शासक कौन था? तो कहोगे यहाँ पे डलहौजी। अंग्रेजों की तरफ से कौन शासन कर रहा था? डलहौजी। किस सिद्धांत के तहत? तो व्यापकगत सिद्धांत। ठीक है, व्यापकगत नीति, या हम इसको क्या कहते हैं? हड़प नीति। हड़प नीति। ठीक है, अच्छा। जिसके पश्चात इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध कर दिया गया। 1902 में इसका नाम बदलकर 1902 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत कर दिया गया। तो आगरा अवध का संयुक्त प्रांत कब किया गया? 1902 में। 1937 में इसका गठन संयुक्त प्रांत के नाम से तथा 24 जनवरी 1950 को इसका नाम संयुक्त प्रांत के नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ठीक है, 1937 में संयुक्त प्रांत, 1902 में आगरा अवध का संयुक्त प्रांत और 24 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया? तो कहोगे उत्तर प्रदेश। 1880 के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के साथ संयुक्त प्रांत स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी रहा। संयुक्त प्रांत स्वतंत्रता आंदोलन चाहे वो फिर क्या हो, चाहे फिर हमारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे असहयोग आंदोलन हो, चाहे कोई भी आंदोलन हो, चाहे काकोरी कांड हो, हर जगह जो है उत्तर प्रदेश क्या रहा? अग्रणी रहा। ठीक है, प्रदेश में मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे राष्ट्रवादी नेताओं का जन्म हुआ, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। संयुक्त प्रांत मुस्लिम लीग की राजधानी का भी केंद्र रहा। ठीक है, संयुक्त प्रांत मुस्लिम लीग की राजधानी भी रही। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, उत्तर प्रदेश की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका रही। ठीक है, किसकी? उत्तर प्रदेश की। सन 1857 में हुए प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही हुई। यह विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ और कुछ ही समय में झांसी, कालपी, कानपुर, लखनऊ, बिठूर, अवध, वाराणसी, बलिया, आजमगढ़ आदि स्थानों तक फैल गया। अब आप लोग ये बताइए कि 1857 में जो 1857 का विद्रोह हुआ तो उसमें किस माध्यम से जो स्वतंत्रता सेनानी थे तो अपनी सूचना पहुंचाते थे। ठीक है, तो कौन सा माध्यम था? तो अपनी सूचना पहुंचाते थे कि हाँ भाई विद्रोह करना है या नहीं करना है। तो आपको याद होना चाहिए किस माध्यम से कहते थे? रोटी और कमल के फूल से संदेश भिजवाते थे ताकि किसी को शक ना हो। ठीक है, रोटी और कमल के फूल के माध्यम से अपना संदेश भिजवाते थे। तो ये क्रांति जो है कहां से शुरुआत हुई है? तो 10 मई 1857 से मेरठ से। ठीक है, विद्रोह के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में अनेक वीर स्वतंत्र सेनानियों का उदय हुआ, जिनमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बिठूर के नाना साहेब जिनको धोंदू पंत कहा जाता था, तात्या टोपे, उनके सहायक आजिमुल्ला खां, अवध की बेगम हजरत महल, ठीक है, राणा बेनी माधव, मौलवी अहमदुल्ला शाह, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुंवर सिंह और प्रमुख व्यक्तित्व शामिल थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे आंदोलनों में भी उत्तर प्रदेश का पूर्ण सहयोग भारत में देखने को मिला। 1925 में लखनऊ के निकट काकोरी षड्यंत्र को अंजाम दिया गया। अब काकोरी षड्यंत्र में महज मान लो कि 4000 की लूट हुई। आजकल 4000 तो एक बच्चा भी लेके चलता है।
उस टाइम 4000 की लूट पर 4 लोगों को फांसी दे दी गई। काकोरी, ये लखनऊ के पास पड़ता है काकोरी, जो ट्रेन जा रही थी और वो सहारनपुर के लिए जा रही थी। तो यहाँ पे आज़ाद सिंह, आज़ाद चंद्रशेखर, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और कई लोग थे। तो इन लोगों ने जो है ट्रेन डकैती की, और जिसका नाम बदलकर काकोरी षड्यंत्र से इसका नाम बदल कर रख दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। अभी इसका नाम क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन, ट्रेन एक्शन, याद रहेगा। इसके अतिरिक्त भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक प्रभावशाली राज्य के रूप में उभरकर सामने आया। प्रदेश के अधिकांश भागों में, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में बलिया, आजमगढ़, बस्ती, मिर्जापुर, गोरखपुर, जौनपुर, बनारस आदि जिलों में इसकी व्यापकता मतलब विस्तार जो है काफी बढ़ा। उत्तर प्रदेश का इतिहास निश्चित रूप से भारतीय इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण एवं अभिन्न हिस्सा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी भारतीय राजनीति में उत्तर प्रदेश का अहम योगदान रहा। उत्तर प्रदेश ने ही भारत को सर्वाधिक 8 प्रधानमंत्री दिए हैं, जिनमें से जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी आदि प्रमुख हैं। सोचो, अभी तक जो है कुल 15 प्रधानमंत्री, और जिनमें से 8 प्रधानमंत्री कहाँ के? वो उत्तर प्रदेश के। विभाजन 1990 के दशक में वर्तमान उत्तराखंड क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम विकास को लेकर स्थानीय लोगों के द्वारा अलग राज्य की मांग की गई। तो उत्तराखंड की मांग सबसे पहले कब की गई? 1990 के दशक में। लेकिन व्यापार आंदोलन छेड़ा गया, ठीक है। मांग को लेकर क्या छेड़ा गया? व्यापार आंदोलन छोड़ा गया, व्यापक आंदोलन छेड़ा गया 9 नवंबर 2000 को। तो उत्तराखंड जो है भारत से कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से पृथक करके एक राज्य उत्तराखंड या उत्तरांचल का गठन किया गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश खनिज संपदा, अभी हमने जाना उत्तर प्रदेश का विकास, भौगोलिक क्षेत्रफल, राजनीतिक क्षेत्रफल, कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां, कौन कौन से लोग यहाँ पे प्रमुख व्यक्तित्व जो है उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए, ठीक है, इन सब के बारे में हमने देखा। अब उत्तर प्रदेश में खनिज संपदा जो है कहाँ कौन सी चीजें मिलती हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और 1 नंबर का आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में खनिज संपदा में निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य है। यहाँ या तो जो है बहुत कम नहीं, और यहाँ लगभग एवरेज जो है खनिज मिलते हैं। यहाँ विंध्य क्षेत्र की पर्वत श्रृंखला, बुंदेलखंड क्षेत्र, हिमालय श्रेणी के निचले क्षेत्रों या नदी घाटियों में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। भूतत्व एवं खनिज निदेशालय, ठीक है, प्रदेश में खनिज संपदा की खोज, विकास और उद्योगों की स्थापना के लिए 1955 में राज्य में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय खोला गया, ठीक है। कब? खनिज संचालन की स्थापना या खनिज निदेशालय की स्थापना कब होती है? तो आपका जवाब क्या होगा? 1955 में। निदेशालय द्वारा खोजे गए खनिज भंडारों को विकसित करके उन पर आधारित उद्योग लगाने के उद्देश्य से वर्ष 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम, देखो, खनिज तत्व एवं खनिज निदेशालय की स्थापना कब होती है? 1955 में। और उत्तर प्रदेश में 1974 में प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लगाने की स्थापना कब हुई? 1974 में, ठीक है। प्रथम खनिज नीति कब आई? 1998 में घोषित की गई, ठीक है, जिसके तहत क्या हुआ? खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया। नीति में प्रदेश करके 12 जिलों को खनिज बाहुल्य क्षेत्र घोषित किया गया, जिनमें से शामिल कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला कौन सा है? प्रयागराज, दूसरा झांसी। यानी हम कह सकते हैं कि बुंदेलखंड वाले जितने भी जिले हैं नीचे साइड के वो सारे, ठीक है। ऊपर की तरफ सहारनपुर, मिर्जापुर नीचे की तरफ, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा, हमीरपुर, ठीक है। नई खनिज नीति, यह नीति 2017 में लागू हुई। पुरानी खनिज नीति कब लागू हुई? तो आप कहोगे 1955 में, ठीक है, निदेशालय बना, ठीक है, और 1974 में खनिज नीति जो है विकास निगम की स्थापना होती है। और नई खनिज नीति की स्थापना कब हुई या लागू कब से हुई? तो 2017 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश प्रमुख खनिज, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तो ध्यान देके सुनना है।
सबसे पहले कोयला, उपलब्ध स्थान कौन सा है? सोनभद्र। ठीक है, कौन सा है? सोनभद्र। ठीक, अच्छा, काला सोना किसको कहा जाता है? तो कोयलों को भी काला सोना कहा जाता है। ठीक, उत्तर प्रदेश में कोयला सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। कहां से? सिंगरौली, सोनभद्र का। कभी कभी डायरेक्ट तुमसे ये पूछ सकता है कि सिंगरौली क्षेत्र उत्तर प्रदेश में किस जगह से संबंधित है, तो आपको याद रखना है सिंगरौली क्षेत्र किससे संबंधित है? तो कोयले से। और एक कौन सी जगह पड़ता है? तो सोनभद्र में, जिसका उपयोग मुख्यतः ओबरा ताप विद्युत। अच्छा, यहां भी ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ओबरा ताप विद्युत गृह कहां है? तो ये भी कहां है? सिंगरौली। ठीक है, कोयले के भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? देश में 8वां स्थान है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि कोयला हमें जो है उत्तर प्रदेश में कहां से प्राप्त होता है? तो जवाब क्या होगा? सोनभद्र। चूना पत्थर कौन सा स्थान है? तो मिर्जापुर और सोनभद्र। चूना पत्थर कहां से मिलता है? तो मिर्जापुर और सोनभद्र। प्रदेश में मिर्जापुर जिले के गुरुमा कनाच, बाबूहारी एवं रोहतास क्षेत्रों में तथा सोनभद्र के कजराहट चूना पत्थर कहाँ मिलता है? सोनभद्र के कजराहट। उच्च श्रेणी का चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में यानी अधिक मात्रा में मिलता है। कहाँ से चूना पत्थर कहाँ से मिलता है उत्तर प्रदेश के? तो जवाब क्या होगा? मिर्जापुर और सोनभद्र। क्लियर है इतना? ठीक है, अगला हमारा बॉक्साइट। अगला खनिज कौन सा है? बॉक्साइट। बॉक्साइट कहाँ? बांदा और चंदौली। बांदा और चंदौली। बॉक्साइट उत्तर प्रदेश के बांदा, चंदौली तथा ललितपुर के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। यह एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। कौन सा? बॉक्साइट। इससे एल्युमिनियम निकालने का काम सोनभद्र के रेणुकूट हिंडाल्को में किया जाता है। कौन सा? तो कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में रेणुकूट किस जगह से संबंधित है? तो आपका जवाब क्या होगा? सोनभद्र। डोलोमाइट ये कहाँ मिलता है? बांदा में। सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र से उत्तर प्रदेश में उच्च स्तर का डोलोमाइट प्राप्त होता है। इसका उपयोग इस्पात उद्योग से मैन्स्कर तथा पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, गंधक, तेजाब निर्माण भी किया जाता है। ठीक है, तो कहाँ? एक तो बांदा और दूसरा है सोनभद्र में कजराहट क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ पे डोलोमाइट को याद रखना। अधिकतर जो है उत्तर प्रदेश में जो खनिज पाए जाते हैं तो या तो वो सोनभद्र में होंगे, सबसे ज्यादा सोनभद्र, ललितपुर, बांदा। ठीक है, तो ये 4-5 जो है जिले आपको जरूर याद रखना है। कांच बालू सिलसिला ये प्रयागराज में पाई जाती है। ठीक है, प्रयागराज में। अच्छा, उपलब्ध स्थान क्या है? प्रयागराज। प्रदेश में प्रयागराज जिले के शंकरगढ़ यमुना नदी क्षेत्र से इसके अतिरिक्त चंदौली के चकिया क्षेत्र में भी कांच बालू प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जिसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। चाइना क्ले उपलब्ध जो है कहाँ है? सोनभद्र में। ठीक है, सोनभद्र और बांदा जिले में भी कुछ मात्रा में प्राप्त होता है। तांबा कहाँ प्राप्त होता है? तो ललितपुर में। ललितपुर जिले का सोनराई क्षेत्र में तांबा उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अगर तांबा के बारे में बात करते हैं तो भारत में जो है तांबा कहाँ सबसे ज्यादा होता है? तो भारत में ये कहोगे प्रथम स्थान किसका है? तो राजस्थान का। किसका है? राजस्थान का। जिप्सम ये कहाँ है? झांसी। झांसी जिप्सम, जा के बाद ही झा आता है, ऐसे याद रख लेना। जिप्सम झांसी। ठीक है, और झांसी है तो बगल वाला जिला भी मत छोड़ना, हमीरपुर। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो ललितपुर में। ललितपुर एकमात्र ऐसा जिला है भारत उत्तर प्रदेश में जहाँ पे यूरेनियम। और भारत में और कहाँ पाया जाता है? तो जादूगढ़ा की खानों में। जादूगढ़ा, ठीक है, झारखंड। सोना कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र और ललितपुर में। हीरा कहाँ पाया जाता है? बांदा और मिर्जापुर में। यूरेनियम ललितपुर में। ठीक है, अभी बताया था। संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो सोनभद्र, मिर्जापुर। रॉक फास्फेट कहाँ पाया जाता है? ललितपुर और बांदा। एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? मिर्जापुर और झांसी। ये सब चीज नीचे की आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, तो इतना हमने बता दिया। ये चीज जो है आपको याद रखना है। इतना नहीं याद रखना है, कम से कम इतना याद रखना है कि जैसे संगमरमर कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र, मिर्जापुर। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ललितपुर। कोयला कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र, ठीक है, और ललितपुर। ठीक है, कांच बालू कहाँ पाई जाती है? प्रयागराज में। ये सब चीजें याद रखना है।
प्रदेश में जलवायु, प्रदेश में जलवायु। अब जलवायु से एक क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम के अंदर। उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय एवं मानसूनी है। कैसी है? उष्णकटिबंधीय और मानसूनी। धरातलीय विषमताओं, समुद्र तल से दूरी, स्थलखंड की ऊंचाई, समुद्र से ऊंचाई आदि के कारण जलवायु में बदलाव आता है। ठीक है, धरातल की विषमताओं के कारण क्या होता है कि यहाँ पे जलवायु में किसी भी देश की या उस भाग की, उस क्षेत्र की जलवायु में क्या होता है? विषमता उत्पन्न होती है। राज्य में औसत तापमान जनवरी में 12.5 डिग्री सेल्सियस से 17.5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ठीक है, जबकि मई जून में यह औसत तापमान 27.5 से 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, राज्य में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा में कमी आती है। मानो जैसे क्या है कि ये जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, जैसे क्या है, ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। ठीक है, तो जब इधर से इधर की तरफ चलेंगे, इधर जो है अगर 200 चल रही है वर्षा, इधर कितनी हो जाएगी? 100, इधर आओगे 50। ठीक है, मतलब इधर से इधर क्या होगी? घटेगी, और इधर से इधर जाओगे तो बढ़ेगी। राज्य में इधर से इधर तक जाने के तरफ क्या होता है कि यहाँ से सर्दी कम पड़ती जाती है। अगर इधर से इधर जाओगे तो सर्दियां बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। गोरखपुर में प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा 184 सेंटीमीटर, लगभग 185 सेंटीमीटर के आसपास होती है। वहीं मथुरा जिले में सबसे कम, लगभग 54% के आसपास होती है। ठीक है, आर्द्र भूमि में 5.5%, जिसमें से सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र। ठीक है, वर्षा के महीने में राज्य के पूर्वी हिस्से में बाढ़ एक आवर्ती समस्या है। जो पूर्वी हिस्सा है वहां पे क्या आएगी? बाढ़ आएगी, क्योंकि वो क्या है कि कुछ इस टाइप से ढलान है, जैसे ये। ठीक है, तो इधर ऊंचा है तो इधर थोड़ी बाढ़ आएगी, यहाँ पे नीचा है तो इसलिए इस क्षेत्र में जाहिर सी बात है कि नदियों का पानी भरेगा। ठीक है, तो राज्य के पूर्वी क्षेत्र में क्या होता है? बाढ़ आती है, जिससे फसल, जनजीवन और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचता है। मानसून की लगातार विफलता के परिणाम स्वरूप सूखा पड़ता है तथा फसल का नुकसान हो जाता है। ठीक है, ऋतुएं कौन कौन सी हैं उत्तर प्रदेश में? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा उत्तर प्रदेश की जलवायु को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब 3 भाग कौन कौन से हैं? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। शीत ऋतु मतलब जाड़े का मौसम, ग्रीष्म ऋतु गर्मियों का मौसम। ठीक, सबसे पहले शीत ऋतु। शीत ऋतु देश में नवंबर माह से शुरू होकर और जबकि पश्चिमोत्तर में भारत उच्च भार की पेटी में के प्रभाव में आकर आ जाता है। जनवरी माह में ये ठंड सर्वाधिक होती है और निम्न ताप एवं आर्द्रता अधिक, मौसमी तापमांतर और मंद चलने वाली उत्तरी व उत्तरी पश्चिमी पवनों द्वारा इस ऋतु की विशेषताएं हैं। ठीक है, कौन सी पवनें चलती हैं? उत्तरी या उत्तर पश्चिमी पवनें। उत्तर पश्चिमी पवनें ठंडी के मौसम में। तापमान क्या रहता है? ठीक है, तो तापमान कभी एग्जाम में नहीं पूछता है। ठीक है, हवाएं कौन सी? शीत ऋतु में हवाएं स्थल क्षेत्र से चलती हैं अतः शुष्क होती हैं, जिनसे वर्षा प्राप्त नहीं होती है, सूखी हवाएं होती हैं। दिसंबर तथा जनवरी माह में सवेरे और शाम के समय कोहरा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन नहीं बनते हैं फिलहाल, ठीक, पर ये मौसम पूछ लिया जाता है। तो मौसम जो है, शीत ऋतु का मौसम कब से कब तक रहता है? तो क्या जवाब होगा? नवंबर से जनवरी फरवरी तक। ठीक है, वर्षा जनवरी तथा फरवरी माह से भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अचानक परिवर्तन देखने को मिलता है। कभी कभी इन चक्रवातों की एक शाखा फारस की खाड़ी तथा अरब सागर से होती हुई यहाँ तक पहुँच जाती है। अब सोचो, फारस की खाड़ी कहाँ है? कि अगर हमारा ये भारत है, पूरा ये भारत है, ठीक है, तो इस साइड में फारस की खाड़ी, यहां से भी हवाएं आती हैं और यहां से भी हवाएं आती हैं। ठीक है, तो यहां से जो है मौसम अचानक से परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे कम वर्षा प्रदेश दक्षिणी पठारी क्षेत्र में जिलों में 5.7 तक होता है, 5 से 7.5% तक होती है। मैदानी क्षेत्र में वर्षा की मात्रा 7.5 से 10 सेंटीमीटर तक अंकित की जाती है। ग्रीष्म ऋतु, उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु मार्च से प्रारंभ होकर मध्य जून तक रहती है
और मार्च से तापमान में निरंतर वृद्धि होती है और मई में तापमान सर्वाधिक हो जाता है। ठीक है, तो हमें देखना है यहाँ से जो गर्मी होती है, सर्दी वो कब से कब तक चलती है, सर्दी कब से कब तक चलती है, तो सर्दी जो चलती हैं वो चलती हैं नवंबर से जनवरी फरवरी तक। ठीक है, फिर क्या आ जाता है सर्दी के बाद, तो सर्दी के बाद आती है गर्मी, और गर्मी कब से कब तक, तो गर्मी चलती है फरवरी से लेके जून जुलाई अगस्त तक, जून जुलाई तक। ठीक है, और फिर जून जुलाई से लेकर नवंबर तक क्या चलता है, तो कहोगे बरसात चलती है। ठीक है, अच्छा, हवाएं ग्रीष्म ऋतु में विशेष रूप से मई और जून में पश्चिमी हवाएं तेज चलती हैं, जिनको हम लोग कहते हैं लू चल रही है। ठीक है, स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, लू कहा जाता है। ये अत्यंत गर्म एवं शुष्क हवाएं होती हैं। कभी कभी इन शुष्क हवाओं से सामुद्रिक हवाएं मिल जाती हैं, जिसके कारण 100 सेंटीमीटर से 115 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की गति से चलने वाली आंधी को जन्म देती हैं। तो आंधी किससे होता है कि जब ये गर्म हवाएं चलती हैं लू के साथ, जब समुद्री हवाएं एक साथ मिल जाएं, तब क्या आता है, आंधी आ जाती है। ठीक है, वर्षा ग्रीष्म ऋतु में वर्षा न के बराबर होती है। मई जून के माह में कभी कभी शुष्क एवं आर्द्र हवाओं के मिलने के परिणाम स्वरूप मैदानी क्षेत्रों में वर्षा होती है, जिससे तापमान में भी कमी आ जाती है। वर्षा का औसत 10 से 25 सेंटीमीटर तक रहता है। वर्षा की मात्रा सर्वाधिक पर्वतीय क्षेत्र में और सबसे न्यून बुंदेलखंड प्रांत में। ठीक है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में वर्षा कम होती है। वर्षा ऋतु, प्रदेश में वर्षा ऋतु का प्रारंभ जून के तीसरे या चौथे सप्ताह से होता है। बंगाल की खाड़ी का मानसून बिहार राज्य के मैदानी भागों से होता हुआ उत्तर प्रदेश में पूर्वी भाग में प्रवेश करता है। इसे पूर्वा कहा जाता है। जुलाई तथा अगस्त में सबसे अधिक वर्षा होता है। तो उत्तर प्रदेश में वर्षा कहाँ से होती है, उत्तर प्रदेश में अगर वर्षा पूछा जाए कि अरब सागर से होती है या बंगाल की खाड़ी से, तो कहोगे बंगाल की खाड़ी से। कहाँ से होती है, बंगाल की खाड़ी से। अरब सागर से वर्षा नहीं होती उत्तर प्रदेश में, ज़्यादा वर्षा जो होती है वो बंगाल की खाड़ी से होती है। क्लियर है? ठीक है, तो ये सब पढ़ना नहीं है। अब हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। वर्षा के आधार पर प्रदेश का विभाजन। आर्द्र एवं उष्ण, पूर्वी उत्तर प्रदेश ये कौन सा है, आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। अगर आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश कहा जाता है तो वर्षा के आधार पर पहली बात तो उत्तर प्रदेश को निम्न भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला है आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, ये कहाँ है, पूर्वी उत्तर प्रदेश। इस क्षेत्र में वर्षा का औसत तापमान 100 से 120 सेंटीमीटर तक रहता है। इसमें शाहजहांपुर, सीतापुर, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, बाराबंकी, मिर्जापुर सम्मिलित है। इस क्षेत्र पर शीतकालीन चक्रवातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर तराई क्षेत्र आ जाते हैं। तराई क्षेत्र में कौन से, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया जिले शामिल हैं। इस क्षेत्र में वर्षा का औसत तापमान जो रहता है 120 से 150 सेंटीमीटर तक रहता है। साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती मैदान, पश्चिमी मैदान जो बुंदेलखंड के पहाड़ी और पठारी क्षेत्र में साधारण वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है। ठीक है, फिर है मध्यवर्ती मैदान क्षेत्र। इसमें कौन से आते हैं, फर्रुखाबाद, हरदोई, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, सुल्तानपुर, ठीक है, रायबरेली और भी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है 80 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। पश्चिमी मैदान क्षेत्र, इस क्षेत्र में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद का दक्षिणी पश्चिमी भाग, बुलंदशहर, बदायूं, अलीगढ़, एटा, मथुरा, आगरा, मैनपुरी आदि जिले शामिल हैं। ग्रीष्म ऋतु में इस क्षेत्र के उत्तरी भाग में तापमान कम रहता है और दक्षिणी भाग में तापमान अधिक पाया जाता है। ठीक है, बुंदेलखंड का पहाड़ी व पर्वतीय क्षेत्र, इस क्षेत्र में झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, इटावा का दक्षिणी भाग सम्मिलित है। ठीक है, बुंदेलखंड का पहाड़ी भाग में कौन कौन शामिल है, तो झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, इटावा आदि शामिल है। ठीक है, अच्छा,
अब ये आपके काम का नहीं है, हम चलते हैं प्रदेश में वनों के प्रकार। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, दूसरे कौन से? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, और तीसरे उष्णकटिबंधीय कटीले वन। ठीक है, तो सबसे पहले नम पर्णपाती वन पढ़ते हैं। ऐसे वन ऐसे प्रदेश के तराई क्षेत्र के नमी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐसे वनों में ऊंचे क्षेत्रों में मुख्य रूप से अनिश्चित आकार के पर्णपाती वृक्ष पैदा होते हैं। निचले भागों में कई स्थान पर बांस, लताओं तथा बेत के साथ सदा हरी भरी रहने वाली झाड़ियां होती हैं। ऐसे वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष हैं साल, बेर, गूलर, आंवला और सेमल। ठीक है, आंवला और सेमल। ठीक है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कौन से हैं? ये वन उत्तर प्रदेश के सभी मैदानी भागों में, जैसे हमने उत्तर प्रदेश के भौगोलिक आकृति पर 3 भागों में बांटा, सबसे पहले तराई, फिर मैदानी, फिर पठारी। तो ऐसे याद रखना, सबसे ऊपर कौन से पाए जाते हैं? नम पर्णपाती, और फिर कौन से? शुष्क पर्णपाती, और नीचे कौन से पाए जाएंगे? कटीले वन। ठीक है, तो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में कौन से? कटीले वन। अच्छा, शुष्क पर्णपाती वन, ये वन प्रदेश के सभी मैदानी भागों और आमतौर पर पूर्वी, मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐसे वन पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष हैं नीम, पीपल, महुआ, बबूल, जामुन, इमली आदि। ठीक है, कटिबंधीय कटीले वन, ये वन अधिकांशतः प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भागों में पाए जाते हैं। ऐसे वन कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, जिन्हें कटीले वृक्षों, बबूल, फलदार पौधे, साहुड़ वृक्ष तथा इस क्षेत्र में प्रमुख पौधों में धामन, खैर, कोके, फुलाई, नीम आदि सम्मिलित हैं। ठीक है, पेड़ों से देखो, कटीले जो वृक्ष होते हैं उनमें जो है औषधीय गुण ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? औषधीय गुण ज्यादा होते हैं। अगला है वन्यजीव संरक्षण। वन्यजीव संरक्षण विभिन्न प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए वन्य प्रजातियों और उनके आवासों की रक्षा करने का अभ्यास है। ठीक है, इसके लिए देश के विभिन्न प्रदेशों में राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार, टाइगर रिजर्व स्थापित किए जाते हैं, ताकि जो है आम जनता उनका शिकार या कहीं नुकसान ना पहुंचाए। इसीलिए जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम चलाया गया। देश में प्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में ही वर्ष 1956 में की गई। ठीक है, यह संगठन प्रदेश में जैव विविधता संरक्षण तथा प्रदेश के वन्य जीवों एवं उनकी प्राकृतिक वास स्थल के संरक्षण, कि जहां वो रह रहे हैं वहां उन्हें कोई नुकसान न पहुंचाए, इसलिए वर्ष 1956 में क्या गठित किया गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। इस संगठन के 2 मुख्य दायित्व हैं: प्रदेश में वन्य जीवों की सुरक्षा और आधुनिक एवं वैज्ञानिक पद्धति से सघन वन्य जीव प्रबंधन। दूसरा क्या है? राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य विहारों तथा पक्षी विहारों का विकास करना। ठीक है, अब आ जाओ। अब यहां से हमें ये सब नहीं पढ़ना है। यहां देखो, वैसे चंद्रप्रभा कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि चंद्रप्रभा जो है वन्य जीव विहार कहाँ है, तो हम क्या कहेंगे? चंदौली में। चंद्रप्रभा चंदौली, चंद्रप्रभा चंदौली। ये चंदौली का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है, जिसमें 1957 में इसकी शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो चंदौली की शुरुआत, ये चंद्रप्रभा वन्यजीव कहाँ है? चंदौली में। शुरुआत कब? ठीक है, तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ है? चंदौली में। स्थापना कब हुई? 1957 में। अगला आता है सुहेलवा, ये कहाँ है? श्रावस्ती में। कैमूर कहाँ है? सोनभद्र में। कैमूर कहाँ है? सोनभद्र में। करतनिया घाट, करतनिया घाट कहाँ है? तो बहराइच में। महावीर स्वामी ललितपुर, मध्य प्रदेश प्रदेश का सबसे छोटा है। महावीर स्वामी कहाँ है? ललितपुर, और ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा विहार है। रानीपुर ये कहाँ है? तो चित्रकूट में। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य ये कहाँ है? इटावा में। सोहागी वर्वा जो है विहार, ये कहाँ है? महाराजगंज में। किशनपुर जो है विहार कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। कछुआ कहाँ है? तो वाराणसी में। हस्तिनापुर
तो मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार कहाँ है? तो हस्तिनापुर। ठीक है, आगे जो है उत्तर प्रदेश में स्थित टाइगर रिजर्व, ठीक है, टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर, दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये भी लखीमपुर और बहराइच में संयुक्त रूप से आता है। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख पक्षी विहार, अब पक्षी विहार से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो पक्षी विहार कौन कौन से हैं? सबसे पहले नवाबगंज, तो ये कहाँ है? उन्नाव में, प्रदेश का सबसे पुराना नवाबगंज। लाख बहौसी कन्नौज में ही सबसे बड़ा। पटना ये एटा में है, पटना से कहीं बिहार में पहुंच जाना। ठीक है, तो ये कहाँ है? एटा में, सबसे छोटा। बखीरा पक्षी विहार ये कहाँ है? संत कबीर नगर। सूर सरोवर आगरा। सुरहाताल कहाँ है? बलिया में। भीमराव अंबेडकर प्रतापगढ़ में। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली। समान पक्षी विहार मैनपुरी में। सांडी पक्षी विहार हरदोई में। विजय सागर महोबा व हमीरपुर में, और ओखला गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर में। पार्वती अरंगा तो ये गोंडा में। ठीक है, तो 1 से 2 बार इनको पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश प्रमुख जनजातियां, ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 8.6 है। कितनी है? भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? 8.6%। ठीक है, 100% में कितनी है? तो कहोगे 8.6% कौन है? अनुसूचित जनजाति। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 11,34,273 है, जो कि देश की कुल अनुसूचित जनजातियों का कितनी है? 6%, 0.6%। राज्य के कई जिलों में अनुसूचित जनजाति के लोग पाए जाते हैं, किंतु सोनभद्र में अनुसूचित जनजाति जो है संख्या राज्य में सर्वाधिक है। ठीक है, अब ये डाटा कभी नहीं पूछा जाता है, तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ है? तो वो सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश के 3 सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाले जनसंख्या के वाले जिले कौन से हैं? सबसे पहला आता है सोनभद्र, फिर आता है बलिया और देवरिया। ठीक है, सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाले 3 जिले तो बागपत, कन्नौज और बदायूं। ठीक है, राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। सबसे ज्यादा भी सोनभद्र में, और सबसे ज्यादा प्रतिशत में भी कौन? सोनभद्र। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो कहोगे बागपत जो है वो सबसे कम है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति थारू है। अगर जनजाति की बात करें हम तो सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू। और सबसे छोटी जनजाति कौन है? बनरावत। कौन सी है? बनरावत। प्रदेश में 2003 से पूर्व केवल 2 जनजातियां थारू एवं बुक्सा को ही अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया था। यानी 2003 के पहले सिर्फ हमारे प्रदेश में 2 ही जनजातियां थीं, कौन सी? थारू और बुक्सा। वर्ष 2003 में केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की 10 और जनजातियों को अनुसूचित श्रेणी में रखा गया। और इसी प्रकार प्रदेश की कुल कितनी जनजातियां हो गई? तो 12 जनजातियां हो गई। ठीक है, 12 के बारे में क्या करके जानते हैं, क्योंकि जनजाति से एक क्वेश्चन आना ही आना है। उत्तर प्रदेश में जनजातीय निवास स्थान कहाँ कहाँ? खरवार या खैरवार। खरवार या खैरवार कहाँ? देवरिया, वाराणसी, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र। ठीक है, हालांकि वाराणसी यहाँ पे 2 बार आ गया, तो यहाँ पे याद रखना है कि सोनभद्र में खैरवार तो पाई जाती है। गोंड या धुरिया या ओझा। गोंड, धुरिया, ओझा ये कहाँ? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र। ठीक है, इन जिलों में गोंड, धुरिया, ओझा जनजाति पाई जाती है। बुक्सा, बिजनौर, बा से बुक्सा और बा से बिजनौर। ठीक है, और साथ ही आगरा, तो आगरा को कभी नहीं पूछता, बिजनौर को ही पूछा जाता है। ठीक है, तो बुक्सा की जनजाति कहाँ पाई जाती है? बिजनौर में। ठीक, थारू कहाँ पाई जाती है? तो महाराजगंज, यानी जो तराई वाले क्षेत्र होंगे उनमें, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर। ठीक है, तो नेपाल से सटे वाले जो जिले होंगे थारू यही याद रखना।
सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ललितपुर में, सहरिया ललितपुर में। ठीक है, तो याद इसको कैसे रखना है, हमको याद करवा दे। खरवार सोनभद्र याद रखना है। खरवार कहाँ? सोनभद्र में। गोंड, धुरिया, ओझा से कभी पूछा नहीं जाता, फिर भी इनको याद रख लेना, ये भी तराई वाले क्षेत्र लगभग है। ठीक है, बुक्सा और बिजनौर, थारू तराई वाले क्षेत्र, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, ठीक है, बहराइच, श्रावस्ती और लखीमपुर। सहरिया कौन से? तो ललितपुर। ठीक है, ललित नाम का लड़का है जो शहर में रह रहा है। पहरिया, परहिया नहीं होता है, पहरिया होता है। पहरिया जो है ये कहाँ है? सोनभद्र में। ठीक है, पहरिया कहाँ? सोनभद्र में। पहरिया ये कहाँ है? सोनभद्र में। सोनभद्र में तो हर एक जनजाति मिलेगी। बैगा सोनभद्र में। ठीक है, पंखा पानिका सोनभद्र, अगरिया सोनभद्र, पठारी सोनभद्र, चेरो सोनभद्र और भुइया भुनिया सोनभद्र। अब आपको सिर्फ कौन कौन सी याद रखनी है? तो सोनभद्र वाली नहीं याद रखनी है। ठीक है, एक तो बुक्सा और बिजनौर की याद रखनी है, थारू याद रखनी है कि तराई क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, और सहरिया जो है ललितपुर में पाई जाती है। गोंड, खरवार इनको भी याद नहीं रखना है, और बाकी सारी कहाँ हैं? तो ये सारी की सारी सोनभद्र में। 3 याद रखनी है, बुक्सा, थारू और सहरिया। ये याद कर लिया तो बाकी सारी कहाँ हैं? सोनभद्र में। ठीक है, अब इनकी विशेषताएं पढ़ते हैं एक एक करके कि इनकी क्या विशेषता है। थारू जनजाति, थारू जनजाति के लोग प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्यतः 5 जिलों में, जो कि आगे हम पढ़ चुके हैं, के उत्तरी भागों में निवास करते हैं। थारू जाति के लोग किरात वंश से हैं। किस वंश से है? किरात वंश से हैं, तथा कई अन्य उपजातियों में विभाजित है। थारू जाति के लोग कद में छोटे, चौड़ी मुखाकृति वाले और पीले रंग के होते हैं। इनका भोजन मुख्यतः चावल और इसके अतिरिक्त क्या होता है? दाल, दूध, मांस और मछली का सेवन करते हैं। ठीक है, ये हिंदू धर्म को मानते हैं। इनमें बजहर नामक त्योहार प्रचलन है। कौन सा? बजहर नामक त्योहार। ये दीपावली के त्योहार को शोक के रूप में मनाए जाते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आया होगा कि दीपावली को शोक के रूप में कौन मनाता है? तो थारू जनजाति के लोग मनाते हैं। ठीक है, थारू जनजाति में संयुक्त रूप से पितृसत्तात्मक परिवार की प्रथा पाई जाती है। इसमें से विधवा विवाह की भी प्रथा है। इस प्रकार विवाह में भोज दिया जाता है, जिसको लठभरवा भोज कहते हैं। क्या कहते हैं? लठभरवा भोज कहते हैं। अच्छा, एक चीज और इनके प्रचलित है कि जैसे इनके में जब शादी तय हो जाती है, क्या हो जाती है? शादी जब फिक्स होती है तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई शादी फिक्स हो गई, पर इनको लोगों को इनका क्या कहना होता है कि शादी जो है पक्की पोड़ी हो गई। क्या हो गई? पक्की पोड़ी, पक्की पोड़ी। ठीक है, तो पक्की पोड़ी शब्द किससे संबंधित है? थारू से। ठीक है, अगली कौन सी जनजाति है? बुक्सा, बुक्सा या बोक्सा जनजाति मुख्यतः बिजनौर व आगरा जिले में निवास करती है। ये लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य भोजन मछली और चावल होता है। ठीक है, क्या होता है? मछली और चावल। तो कई बार पूछा गया है कि मछली चावल किस जनजाति का भोज है या भोजन है, तो हम क्या कहेंगे? बॉक्सिंग जो करेगा बुक्सा, ठीक है, मछली चावल उसको जो है पौष्टिक आहार है उनके लिए। इनके परिवार में अधिकांश संयुक्त तथा विस्तृत होते हैं। परिवार बड़े होते हैं। ठीक है, सब एक ही साथ रहते हैं। परिवार पितृसत्तात्मक, पितृवंशी तथा प्रचलित है। इनमें हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन है, जैसे ब्राह्मण, बुक्सा क्षत्रिय, बुक्सा हीर, बुक्सा नाई, बुक्सा आदि आदि करके। ठीक है, इसमें जो है विधवा विवाह प्रचलित है। तलाक सरलता से हो जाता है। ठीक है, तो आराम से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ये लोग महादेव, दुर्गा, लक्ष्मी, राम और कृष्ण की पूजा करते हैं। जनजाति में काशीपुर की चामुंडा देवी सबसे बड़ी देवी मानी जाती है। ठीक है, तो चामुंडा देवी को कौन मानता है? तो बुक्सा लोग। ठीक है, अच्छा, दीपावली, होली, दशहरा, जन्माष्टमी इन जनजाति के प्रमुख त्योहार। जन्म से मृत्यु तक इनके सभी संस्कार हिंदुओं के समान ही होते हैं। ठीक है, अगली कौन सी जनजाति है? गोंड। अधिकांश गोंड लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं। एक उच्च देवी की पूजा करते हैं जिन्हें बारादो, अब बारादो के नाम से जानी जाने वाली देवी की पूजा कौन करता है? तो हमारा जवाब क्या होगा? गोंड जनजाति। नाग पंचमी, दशहरा, पोला एक पशु उत्सव है। इनके प्रमुख त्योहार है। कई गोंड रावण की पूजा करते हैं। तो रावण की पूजा कौन करता है? तो कहोगे गोंड। ठीक है, रावण की पूजा कौन करता है? गोंड जनजाति के लोग।
अपने लोगों में 10वें धर्मगुरु और उनके 4 वंशों में से एक के पूर्वज माने जाते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर आती है महीगीर। महीगीर जनजाति जो लोग थे बिजनौर जिले में नजीमाबाद क्षेत्र में निवास करते हैं। इस जनजाति के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी होते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार मछली पकड़ना, यानी हम कह सकते हैं जो मछुआरे होते हैं उन्हीं से संबंधित कौन है, महीगीर। अगली जनजाति कौन सी है, खरवार। और खरवार या खैरवार जनजाति जो लोग कहाँ पाई जाती है, तो बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, देवरिया और सोनभद्र जिले में निवास करती है। इनकी आजीविका के साधन कृषि, पशुपालन, शिकार आदि शामिल हैं। यह मुख्यतः हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को पालन पोषण करते हैं। ठीक है, लोग गोरैया, शिव दुर्गा, हनुमान, बसंती, घमसान आदि देवी की देवताओं की पूजा करते हैं। इसके अतिरिक्त वृक्षों में पीपल और सेमल, नीम तथा जंतुओं में नाग, बिच्छू आदि की पूजा करते हैं। वृक्षों में किसकी, पीपल और सेमल, ठीक है, और जंतुओं में नाग और बिच्छू की। इस जनजाति के लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं। मुख्यतः खरवार जनजाति के लोग अपनी बोली में अनुनासिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, अनुनासिक ध्वनियों का प्रयोग कौन करता है, खरवार, जिसमें रे की जगह तोर, मोर, केकर आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। खरवार जीवित पुत्रिका, जिउतिया, अनंत चतुर्दशी, होली, नवरात्रि आदि पर्व हर्षोल्लास से मनाते हैं। अगला कौन सा है, भुइया। प्रदेश में ये सोनभद्र जिले में पाए जाते हैं। भुइया नाम संस्कृत से आया है जिसका अर्थ होता है भूमि। भुइया समुदाय में महत्वपूर्ण आर्थिक विविधताएं हैं, जिनमें से कुछ घाटवार और टिकैत जैसे भूस्वामी हैं, लेकिन कई अन्य लोग स्वतंत्र रूप से या भुगतान किए गए मजदूरों के रूप में भी भूमि पर कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त पशुपालन, मछली पकड़ना, शिकार आदि इनकी जो है आजीविका के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, अगली जो है कुछ कल्याणकारी योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश संबंधित। ठीक है, तो इनको एक बार फटाफट देखते हैं। तो उससे पहले 2 मिनट का ब्रेक ले लें और उसके बाद फिर से शुरू करते हैं। तो पानी वानी पी लो सब लोग।